हेलो स्टूडेंट्स, 10th हिंदी की इस कक्षा में आज हम सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी पाठ का अगला भाग अध्ययन करेंगे। हम पढ़ चुके हैं कि रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही क्षत्रियोचित गुणों से युक्त थी। बर्छी, ढाल, कृपाण, तलवार इनसे वो खेला करती थी। नकली युद्ध की व्यूह रचना तैयार करना, सैन्य शक्ति से लड़ना, दुर्ग और किलों को तोड़ना, ये उसके हथियार माने जाते थे। ऐसी वीरोचित गुणों से युक्त रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजकुमार के साथ संपन्न हो जाता है। लेकिन काल की विकट गति को कौन पहचान सकता है। रानी असमय ही विधवा हो जाती है और उस समय डलहौजी, जो ब्रिटिश सरकार का वायसराय था, उसने झांसी को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का निर्णय लिया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के नियमानुसार जिस राजवंश का कोई वारिस नहीं होता था उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। अब देखिए रानी अपनी झांसी को बचाने के लिए क्या करती है। पहले वो दासी बनी हुई थी। दासी से कैसे महारानी बनकर झांसी को अपने अधिकार क्षेत्र में बनाए रखने के लिए रानी किस प्रकार से प्रयत्न करती है। बुंदेलखंड के जो हरबोले हैं उनके मुंह से हमने रानी की वीरता और शौर्य की कहानियां सुन रखी है। किस प्रकार वो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मर्दों की भांति लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त हुई। जहां से हमने पाठ छोड़ा उसी के अगले भाग से देखिए, पेज नंबर 29 पर नीचे वाला पैराग्राफ। छीनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी गात। अंग्रेज सरकार ने क्या किया। चीनी राजधानी दिल्ली की राजधानी को अपने साम्राज्य में मिला लिया। बातों ही बातों में उन्होंने लखनऊ को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। उन्होंने पेशवा बाजीराव को बिठूर में कैद करके नागपुर पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसी प्रकार उन्होंने उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक इन क्षेत्रों को भी अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, क्योंकि ये तो छोटे राजवंश थे और इनकी अपनी कोई बिसात नहीं थी। अपनी कोई बिसात का अभिप्राय है कि इनका कोई अपना वजूद नहीं था। जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। इसी प्रकार अंग्रेजों ने पंजाब, सिंध और ब्रह्म जैसे जो साम्राज्य थे उस पर भी अपना वज्र गिराया, या कहने का अभिप्राय कि अपनी बिजली गिराई, या यूं हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इन क्षेत्रों को उन्होंने अभी अभी ही अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश साम्राज्य का वायसराय डलहौजी था उसने राजधानी दिल्ली, लखनऊ, बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजार, सतारा, कर्नाटक, पंजाब, सिंध और ब्रह्म के जो प्रदेश थे वे सब अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए थे। अब आगे पेज नंबर 30 वाला पैराग्राफ देखिए। बंगाले, मद्रासे आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बंगाल और मद्रास की भी यही कहानी थी कि यहाँ पर भी ब्रिटिश सत्ता ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। कहने का अभिप्राय है कि जिन क्षेत्रों के नवाब या राजा शक्तिहीन थे वे ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ की कठपुतली मात्र बनकर रह गए और उन्होंने इन सभी क्षेत्रों को अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया और ब्रिटिश साम्राज्य का धीरे धीरे विस्तार करने लगे। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो अंग्रेज भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे उन्होंने धीरे धीरे अपनी साम्राज्यवादी नीति अपनाते हुए अपने साम्राज्य का विस्तार करने का निर्णय लिया और भारत के राजा और नवाबों को आपस में लड़ाया, उन्हें शक्तिहीन कर दिया और उनके जो साम्राज्य थे वो ब्रिटिश राज्य के अंदर मिला लिए। कहीं वारिस नहीं था तो उत्तराधिकार के नाम पर, और कहीं राजा और नवाब की शक्तिहीनता से परिचित कराते हुए जनता को अपने पक्ष में करते हुए उन्होंने बहुत सारे साम्राज्यों को ब्रिटिश राज के अंदर मिला लिया था। बुंदेलखंड के जो हरबोले हैं उनके मुंह से हमने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी सुन रखी है, जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार मर्दों की भांति रानी लक्ष्मीबाई
जो अंग्रेजों से लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त हुई और भारत के अन्य राजा और महाराजाओं के लिए किस प्रकार से एक आदर्श स्थापित करती हुई हमारे लिए एक बड़ी मिसाल के रूप में हमारे लिए एक बड़ी मिसाल कायम कर गई, ऐसी झांसी की रानी थी। आगे के पैराग्राफ में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान बता रही है, रानी रोई रनवासों में बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजी के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो नौलख हार। रानी रोई रनवासों में, रानी अपने महलों में बैठी बैठी रो रही थी। एक तो काल की गति ऐसी आई कि रानी असमयी विधवा हो गई। बेगम गम से थी बेजार, गम में डूबी हुई थी वो, क्योंकि उनके पति की मृत्यु हो गई थी और झांसी पर ब्रिटिश जो साम्राज्यवादी नीति अपनाने वाले वायसराय डलहौजी ने अपना झंडा फतह कर लिया था, इसीलिए रानी गम में डूबी हुई थी। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। जितनी भी रानियां ऐसे विधवा हो गई थी या जिनके नवाब ब्रिटिश शासन के अधीन चले गए थे, उनके गहने और कपड़े कलकत्ते के बाजार में नीलाम कर दिए जाते थे। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजी के अखबार और उनकी नीलाम बोलियां अंग्रेजों के द्वारा जो अखबार छपते थे उसमें छापी जाती थी। नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो नौलख हार। कहीं लिखा हुआ रहता था कि नागपुर के जेवर ले लो और कहीं लखनऊ के नौलख हारों की चर्चा होती थी। कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य के जो वायसराय थे उन्होंने अपनी साम्राज्यवादी नीतियों से प्रभावित होकर भारत के बहुत सारे प्रांतों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। रानियों के गहने और कपड़ों को वे कलकत्ते के बाजार में सरेआम नीलाम करवाते थे और इनकी नीलाम बोलियां अंग्रेजी के अखबारों में छपती थी। कोई किसी अखबार में लिखा हुआ होता था नागपुर के जेवर ले लो, कहीं लखनऊ के नौलख हारों की चर्चा होती थी। यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। तो देखिए, जब रानियों के गहनों और कपड़ों की बोलियां लगती थी उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि जो पर्दे में रहने वाली इज्जत थी उनको परदेसी लोगों ने अपने हाथों बेच दिया। या कहने का अभिप्राय है कि जो रानियां पर्दे में रहती थी, जो अपना मुंह तक किसी को नहीं दिखाती थी, ऐसी रानियों के कपड़े और गहने भी दूसरे देश के राजा महाराजाओं के हाथों बिकने लगे थे। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के जो हरबोले हैं उनके मुंह से हमने बहुत सारी कहानियां सुन रखी है कि मर्दों की भांति लड़ती हुई झांसी की रानी किस प्रकार 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीर गति को प्राप्त हुई। रानी कुल मिलाकर कवित्री ये कहना चाह रही है कि अंग्रेज जब अपनी साम्राज्यवादी नीति कायम करने में लगे हुए थे तब रानी एक और तो विधवा होने के कारण गम में बैठी हुई अपने रनवासों में रो रही थी और अपने महल में रो रही थी। विभिन्न प्रकार के गमों से अनजान जो बेगम थी वो गम से डूबी हुई थी। उनके गहने और कपड़े कलकत्ते के बाजारों में बिकते थे, उनकी नीलाम बोलियां अंग्रेजी के अखबारों में छापी जाती थी। तो पर्दे में रहने वाली जो इज्जत थी, पर्दे में रहने वाली इज्जत इसलिए कहा गया है कि पहले हमारी रानियां पर्दा प्रथा की शिकार थी और वे बाहर नहीं निकलती थी। ऐसे पर्दे में रहने वाली इज्जत को सरेआम अंग्रेजों ने बाजार में नीलाम कर दिया था। बुंदेलखंड के नवयुवकों से या बुंदेलखंड के जो हरबोले हैं उनके मुंह से हमने रानी के वीरता और शौर्य की कहानियां सुन रखी है कि किस प्रकार इस गमगीन वातावरण में भी रानी ने हार नहीं मानी और ब्रिटिश साम्राज्य का मुकाबला करने का निर्णय लिया। उस समय क्या स्थितियां थी महलों में, कुटियों में या सैनिकों के मन में क्या भावनाएं चल रही थी, उसी को बताती हुई सुभद्रा कुमारी चौहान आगे की पंक्तियों में कह रही है। देखिए, कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। कुटियों में थी विषम वेदना, जो व्यक्ति गरीब थे
उनके घरों में विषम वेदना छाई हुई थी। वेदना का अभिप्राय होता है पीड़ा। भयंकर पीड़ा से ग्रस्त थे वे व्यक्ति। महलों में था आहत अपमान। महलों में, या हम यूं कह सकते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक थी, जो व्यक्ति महलों में निवास करने वाले राजा महाराजा थे, वे अपमान की पीड़ा से ग्रस्त थे। जो निम्न कहे जाने वाले गरीब व्यक्ति थे, उनके पास तो पीड़ाएं ही पीड़ाएं थी, लेकिन महलों में रहने वाले व्यक्ति भी अपमान से पीड़ित थे। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। जो वीर सैनिक थे, उनके मन में अभी भी अपने पूर्वजों का अभिमान छाया हुआ था। किस प्रकार भारत सोने की चिड़िया कहलाता था और यहाँ स्वतंत्रता के वातावरण में व्यक्ति किस प्रकार उत्साह, उमंग और एक आशा से युक्त जीवन जिया करते थे, ऐसा अभिमान उनके मन में अभी भी छाया हुआ था। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। नाना साहब, धुंधु, पेशवा बाजीराव और पंत, ये सब ब्रिटिश साम्राज्य का मुकाबला करने के लिए साधन सुविधाएं जुटाने में लगे हुए थे। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। ऐसे वातावरण में नाना साहब की मुंह बोली बहन छबीली अर्थात रानी लक्ष्मीबाई ने भी रणचंडी का रूप प्रकट करके वो सामने आ गई थी। कहने का अभिप्राय यह है कि वो बचपन से ही वीरोचित भावनाओं से युक्त थी, तो झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कैसे मिलने दे सकती थी, जब अन्य वीरोचित भावनाओं से युक्त सैनिक ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध करने में लगे हुए थे और वे इसके लिए साधन सुविधाएं जुटा रहे थे। उसी समय रानी लक्ष्मीबाई ने भी युद्ध का आह्वान कर दिया और वह युद्ध भूमि में रणचंडी का रूप धारण करके एक मूर्तिमान देवी के रूप में प्रकट हो गई। कुटियों में विषम वेदना सहन करने वाले व्यक्ति भी ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध करने के लिए तैयार थे। महलों में जो व्यक्ति अपमान से डूबे हुए थे, वे भी ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध करना चाहते थे। वीर सैनिक जिनके मन में अभी भी अपने पुरखों का अभिमान कायम था, वे भी ब्रिटिश साम्राज्य के विरोधी बनकर सामने आए। नाना, धुंधु, पंत पेशवा, ये सब अपमान से ग्रस्त थे और जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध सहन किया, वे उनका मुकाबला करने के लिए साधन सुविधाएं जुटाने में लगे हुए थे। ऐसे वातावरण में रानी लक्ष्मीबाई भी पीछे कैसे हट सकती थी। वह भी ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध करने के लिए एक देवी का रूप धारण करके सामने आ गई। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हर बोलो की मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। अब किसका यज्ञ प्रारंभ हो गया? जो अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति थी, उसका विरोध करने के लिए एक नए यज्ञ का प्रारंभ विरोचित भावनाओं से युक्त व्यक्तियों ने कर लिया। यानी उन्होंने उस यज्ञ का प्रारंभ किया जिसमें वे स्वतंत्रता की भावना रखने वाले थे और किसी न किसी प्रकार से वे ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध करके ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त कर देना चाहते थे। ऐसे यज्ञ का प्रारंभ करके उन्होंने जो ज्योतियां सोई हुई थी, कहने का अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति अभी तक निद्रामग्न थे, जिनमें स्वतंत्रता की अलख नहीं जग पा रही थी, उन्होंने यज्ञ का प्रारंभ करके ऐसी सोई हुई ज्योतियों को जगाने का काम किया। या कहने का अभिप्राय यह है कि जिनके मन में थोड़ी सी भी स्वतंत्रता प्राप्ति की ललक थी, ऐसे व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्राप्त करने की प्रेरणा उन्होंने दी ताकि वे भी उस यज्ञ में आहुति देने के लिए आगे आएं और भारत को स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करा डालें। बुंदेले हर बोलो की मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के जो हरबोले हैं, उनके मुंह से हमने कहानियां सुन रखी है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाली मर्दों की भांति जो रानी लक्ष्मीबाई थी, किस प्रकार लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त हुई। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि अंग्रेजों ने अपनी साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करते हुए भारत के बहुत से प्रांतों पर, जिसमें उदयपुर, तंजारा, सतारा, तंजौर, कर्नाटक, पंजाब, सिंध, बंगाल, मद्रास, इन सब भागों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था और लगातार उनकी साम्राज्यवादी नीतियां कायम थी। जो रानियां पर्दे में रहती थी, उनके गहने और कपड़ों को वे कलकत्ते के बाजार में नीलाम कर दिया करते थे और उनकी नीलाम बोलियां अखबारों में छपती थी। जो गरीब व्यक्ति थे, उनको असहनीय पीड़ा इन स्वतंत्रता की बेड़ियों में भोगनी पड़ रही थी। महलों में व्यक्ति अपमान से पीड़ित थे।
ऐसे गमगीन वातावरण में अनेक व्यक्ति जो विरोचित भावनाओं से युक्त थे और जिनमें स्वतंत्रता प्राप्ति की ललक थी, वे आगे आए और अंग्रेजों का विरोध करने के लिए उन्होंने एक नए यज्ञ का प्रारंभ किया, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई भी रणचंडी का रूप धारण करके आगे आ गई और उन्होंने एक ऐसे यज्ञ का प्रारंभ किया जिसमें व्यक्ति स्वतंत्रता प्राप्त करने की प्रेरणा से युक्त थे। वे यज्ञ में आहुतियां देने के लिए तैयार रहे और भारत को स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए आगे आए। आज की वीडियो में इतना ही। अगला भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।